चलिए भाई बढ़े हम लोग आगे। तो यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमारा डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर, वो किस चीज को लेकर है। तो हमने पहले यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न समझ लिया है कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो हमारा जीआईबी का एग्जाम मैं एक बार आपको बता देता हूँ यहाँ पर, है ना। मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है, अभी तक हमारा क्या क्या डिस्कशन हुआ है, वो एक बार समझ लेते हैं, वो जान लेते हैं। तो जीआईबी का एग्जाम अभी नवंबर 2022 में होने वाला है। नवंबर 2022 में हमारा जो एग्जाम है वो शेड्यूल है यहाँ पर, है ना। नवंबर 2022 में हमारा एग्जाम होने वाला है। पीपीपी का जो हमारा एग्जाम है वो 12 नवंबर 2022 को है। 12 नवंबर 2022 को हमारा एग्जाम होगा यहाँ पर, है ना। जो 12 नवंबर जो 12 नवंबर है उसको हमारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 12 नवंबर को हमारा एग्जाम है। एंड उसके बाद में ये जो बैच है रिवीजन पर्पस के लिए है, रिवीजन क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। उसके बाद में हमने डिस्कशन किया कि हमारे पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो 120 क्वेश्चंस आएंगे। 70 क्वेश्चंस हाफ मार्क्स के होंगे जिनको अटेम्प्ट करने के बाद में 35 मार्क्स मिलेंगे। 35 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे जिनको अटेम्प्ट करने के बाद 35 मार्क्स मिलेंगे। और 15 क्वेश्चंस यहाँ पर 2 मार्क्स के होंगे, है ना। 15 जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के होंगे जिनको अटेम्प्ट करने के बाद में यहाँ पर हमें 30 मार्क्स मिलेंगे। तो पूरा का पूरा जो पेपर है हमारा वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, 100 नंबर का रहेगा। और पास होने के लिए हमें 50 मार्क्स 50 नंबर यहाँ पर चाहिए। पूरे 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 आवर्स का टाइम रहेगा हमारे पास में। अगर मैं पीपीबी की बात करूं, सबसे लेंदी पेपर है, लगभग बुक की बात करूं 850 पेज की बुक है। और जो अपडेट है 100-150 पेज के अपडेट्स हैं जो यहाँ पर कवर करने होते हैं हमें पीपीबी में। सो दैट अगर हम लोग बात करते हैं, जो यहाँ पर एक कट ऑफ डेट दी जाती है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, उस डेट तक के जितने भी बैंकिंग सेक्टर में अपडेट हुए हैं वो सब कवर हो जाने चाहिए। पीपीबी में आपके 5 मॉड्यूल है यहाँ पर, सबसे लेंदी सिलेबस है पीपीबी का। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी एंड मॉड्यूल ई। मॉड्यूल ए एंड बी जनरल बैंकिंग है। मॉड्यूल सी कंप्यूटराइजेशन इन बैंकिंग सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मॉड्यूल डी की बात करूं मार्केटिंग से रिलेटेड है यहाँ पर। और मॉड्यूल ई आपका एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये 5 मॉड्यूल है। मॉड्यूल ए का वेटेज एग्जाम में लगभग 10 से 15 नंबर का रहता है। मॉड्यूल बी का वेटेज 20 से 25 नंबर का रहता है। मॉड्यूल सी का वेटेज 10 से 15 नंबर का होता है। मॉड्यूल डी का वेटेज 15 से 20 नंबर का होगा। और उसके बाद में मॉड्यूल ई की बात करूं 15 से 20 नंबर का वेटेज रहता है ना, इसका मॉड्यूल ई का यहाँ पर। तो ऐसा करके ऊपर नीचे करोगे तो 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे इन 5 मॉड्यूल से, है ना। 5, 6, 7, 8 नंबर, है ना। अगर 5 से 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन अपडेशन से आते हैं, जो अपडेट होते हैं सिलेबस में वहां से आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिजिटल बैंकिंग एंड कैशलेस बैंकिंग। आज हम फोकस करने वाले हैं डिजिटल बैंकिंग के बारे में, कैशलेस बैंकिंग के बारे में फोकस करेंगे। रिवीजन क्लासेस हैं तो ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चंस, है ना, 100% एग्जाम में आने के चांसेस हैं, सबसे पहले हम उनको कवर कर लेंगे सो दैट वो क्वेश्चंस हमारे सबसे पहले कवर हो जाए। टॉपिक के नाम बता देता हूं मैं आपसे, जहां से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। जैसे डिजिटल बैंकिंग वाला जो टॉपिक है, कैशलेस बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग, यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। एंड उसके बाद में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं जो वर्किंग कैपिटल, है ना, वर्किंग कैपिटल को लेकर जो टॉपिक है आपका, वहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। ये ऐसे टॉपिक है जहां से केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो आने वाली क्लासेस में ये सब टॉपिक हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते चलेंगे, उसके बाद में जो रिमेनिंग टॉपिक है उनको भी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। तो सबसे पहले जब डिजिटल बैंकिंग की बात आती है तो हमारे कंट्री में डिजिटल बैंकिंग में एक रिवॉल्यूशन आया है ना। हमारे कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर यहां पर रिवॉल्यूशन आया है डिजिटल बैंकिंग में, जिसमें एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोवाइड करती है। नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट है उसने इंट्रोड्यूस किए हैं, है ना। यहां पर अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके चारों तरफ देख सकते हैं, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इसके चारों तरफ प्रोडक्ट है। एनपीसीआई में यहां पर एनपीसीआई लेकर आया है यूपीआई, सीटीएस, एनएसीएच,
NFS, भारत QR, AEPS, BBPS, IMPS, स्टार 99#, रुपे, भीम, ये सारे NPCI के प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, है ना। ये सारे के सारे NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सब प्रोडक्ट हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सारे प्रोडक्ट को कवर करना है हमें, है ना। जितने भी NPCI के सारे प्रोडक्ट हैं इनको कवर करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NPCI को लेकर। NPCI कौन है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसका जो स्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 2008 में। 2008 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया गया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को क्यों स्टेब्लिश किया गया, है ना? इंडिया के अंदर, इंडिया में जो रिटेल पेमेंट है ना, रिटेल पेमेंट को आसान बनाने के लिए, है ना, उसको इजी करने के लिए NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया गया। तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करती है रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट इन इंडिया। जो भी रिटेल पेमेंट है उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और यहां पर सेटलमेंट करना। NPCI की वजह से, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वजह से ही यहां पर आज के टाइम में, आज के समय में एक बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर फंड ट्रांसफर हो जाता है, पैसा ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर, है ना। 1 सेकेंड में फंड ट्रांसफर हो जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, ड्यू टू NPCI। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज द इनिशिएटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ये जो किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड IBA, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन दोनों का ये इनिशिएटिव है। इनके दिमाग में आइडिया आया यहां पर कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाए जो यहां पर रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट को अलग से देखे यहां पर, ठीक है। तो इसके जो प्रोविजंस हैं, NPCI के जो प्रोविजंस हैं, दीज आर गवर्न अंडर दी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसके जो प्रोविजंस हैं वो कहां पर गवर्न होते हैं? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में गवर्न होते हैं यहां पर। अगर मैं NPCI की बात करूं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो आज के समय में, है ना, आज के समय में इसकी वजह से जो बैंकिंग सर्विसेज है, डिजिटल पेमेंट है, वो गांव-गांव तक, विलेज तक पहुंच गई है यहाँ पर, है ना। गांव-गांव तक पहुंच गई है, इसकी वजह से, NPCI की वजह से। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था, इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, है ना। जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 1956 और बाद में 2013 हुआ, इसके तहत यहां पर NPCI को स्टेब्लिश किया गया है। इसका मेन एम क्या है? अगर हम NPCI के मेन एम की बात करते हैं तो फिजिकल एज वेल एज जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है वहां पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उसके लिए सेटलमेंट सिस्टम प्रोवाइड करना। जो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर, वहां पर सेटलमेंट के लिए और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एज वेल एज फिजिकल पेमेंट, दोनों के लिए यहां पर जो प्लेटफॉर्म है वो अवेलेबल कराना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। NPCI का मेन फोकस क्या रहता है? NPCI का मेन फोकस है इनोवेशंस, है ना। इसका यहां पर मेन फोकस है इनोवेशन, इनोवेशन के ऊपर फोकस रहता है। और इसके साथ साथ यहां पर जो रिटेल पेमेंट सिस्टम है वहां पर लगातार टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। NPCI लगातार क्या कर रही है? टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, और उसके साथ साथ अपनी जो पेमेंट सिस्टम है ना, पेमेंट सिस्टम की अपनी जो रीच है उसको लगातार वाइड कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं भाई। तो भाई अगर हम लोग बात करते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो लगातार इनोवेशन के ऊपर फोकस कर रही है NPCI और टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है और अपनी जो रीच है उसको लगातार वाइड कर रही है ना। जो पेमेंट सिस्टम है वो यहाँ पर अपना, उसकी जो रीच है वाइड कर रही है। आजकल आप देखिए किसी गांव में भी चले जाएंगे, वहां पर भी आपको QR कोड मिल जाएंगे, है ना। वहां पर भी QR कोड लगे हुए हैं, QR कोड स्कैन कीजिए और पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। छोटी छोटी पेमेंट, है ना, यहां पर जो छोटी छोटी पेमेंट है वो भी बड़े आसानी से इजीली हो जाती है यहाँ पर। पहले कोई ऑनलाइन पेमेंट, छोटी पेमेंट लेने से, है ना, मना करते थे और बोलते थे कि अगर 100 रुपए से कम की पेमेंट है, 500 रुपए से कम की पेमेंट है तो हम ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
है ना। पहले इस तरह के कमेंट देखने को मिलते थे, इस तरह के रिप्लाई आते थे। आज के समय में तो चाहे आप 1 रुपए की ऑनलाइन पेमेंट कर दो, ठीक है। भीम के क्यूआर कोड लग गए हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज, ये जो डिजिटल पेमेंट है इसको आसान बनाया है किसने? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनपीसीआई का एक प्रोडक्ट है यहां पर, है ना, एनपीसीआई का एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का नाम है आईएमपीएस, है ना। एनपीसीआई का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है आईएमपीएस, आईएमपीएस नाम का प्रोडक्ट है यहां पर। एंड ये जो प्रोडक्ट है यहां पर, इसको लॉन्च किया गया था 22 नवंबर 2010 को, 22 नवंबर 2010 को इसको प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, है ना। ये जो प्रोडक्ट है 22 नवंबर 2010 में लॉन्च हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्रीमती श्यामला गोपीनाथ जी। उस टाइम पर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ जी थी, है ना। तो इनकी चेयरमैनशिप के अंडर यहां पर इसको लॉन्च किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया यहां पर। एंड अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर जो आईएमपीएस है ना, आईएमपीएस मैं लिख भी देता हूं शॉर्ट फॉर्म, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस में रियल टाइम बेसिस पर फंड ट्रांसफर होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक बैंक से दूसरे बैंक में यहां पर इंस्टेंट बेसिस पर फंड ट्रांसफर होता है। इट इज एन इंस्टेंट रियल टाइम इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया। अभी अगर मैंने आईएमपीएस किया है तो मेरे पास में डेबिट होने का मैसेज मेरे मोबाइल में बाद में आएगा, सामने वाली पार्टी के पास में क्रेडिट होने का मैसेज उससे पहले पहुंच जाएगा। यहां पर इतना फास्ट है आईएमपीएस। तो आईएमपीएस की वजह से ही एक बैंक से दूसरे बैंक में विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम के समय में फंड ट्रांसफर हो जाता है यहां पर, है ना। एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर हो जाता है विद इन 1 सेकेंड। और ये जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल है 24/7, 24 घंटे 7 दिन आप इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं, इवन ऑन हॉलीडेज, है ना। सैटरडे संडे कुछ भी हो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 24 घंटे 7 दिन, है ना, साल के 365 दिन यहां पर इस सर्विस का यूज कर सकते हैं यहां पर, है ना, इस सर्विस का यूज कर सकते हैं। अगर हम आईएमपीएस में फंड ट्रांसफर करने की बात करते हैं तो ये आईएमपीएस की जो सर्विस है ये किसकी तरफ से ऑफर की गई? तो आईएमपीएस की जो सर्विस है इसको ऑफर किया गया है एनपीसीआई की तरफ से, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ही ये सर्विस यहां पर ऑफर की है। अगर आईएमपीएस के थ्रू फंड ट्रांसफर करने की बात आती है तो वो कौन कौन से मीडियम है जिसके थ्रू आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं यहां पर, है ना। जो आईएमपीएस है उसमें किस किस के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हैं? तो आप यहां पर एमएमआईडी का यूज करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। एमएमआईडी का पूरा नाम क्या है? एमएमआईडी का पूरा नाम होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, है ना। एमएमआईडी का पूरा नाम है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये एक 7 डिजिट का कोड होता है ना। इट इज ए 7 डिजिट कोड, 7 डिजिट का एक कोड होता है यहां पर, जो बैंक, है ना, ये बैंक जनरेट करता है इस कोड को अपने कस्टमर के लिए। जब कस्टमर की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, कस्टमर की रिक्वेस्ट पर ये 7 डिजिट का एक कोड जनरेट किया जाता है जिसे बोलते हैं एमएमआईडी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो यहां पर जो आईएमपीएस है, आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, उसका यूज करते हुए, अकाउंट नंबर का यूज करते हुए भी यहां पर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आईएमपीएस यहां पर आधार के थ्रू कर सकते हैं, और आजकल तो जो क्यूआर कोड इस्तेमाल हो रहे हैं, क्यूआर कोड यूज हो रहे हैं, उसके थ्रू भी यहां पर फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। जब हम इमीडिएट पेमेंट सर्विस की बात करते हैं तो यहां पर पार्टिसिपेंट कौन कौन होंगे? आईएमपीएस में अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं, आईएमपीएस में पार्टिसिपेंट कौन कौन होगा यहां पर? तो इसमें एक तो होगा यहां पर रिमिटर। रिमिटर कौन है? सेंडर, जो फंड को ट्रांसफर करना चाहता है, जो पैसे को ट्रांसफर करना चाहता है आईएमपीएस के थ्रू, वो सेंडर होगा यहां पर। उसके बाद में दूसरा यहां पर बेनिफिशियरी होगा, जिसको फंड रिसीव होगा, जिसको यहां पर फंड रिसीव होगा, जिसके अकाउंट में पैसा आएगा, जिसके अकाउंट में वो पैसा आएगा, जिसके अकाउंट में फंड रिसीव होगा, वो कौन होगा यहां पर? बेनिफिशियरी होगा, उसको हम रिसीवर कहेंगे। और उसके बाद में जो तीसरी पार्टी है यहां पर, उसका नाम है बैंक। जो थर्ड पार्टी है, जो तीसरी पार्टी है यहां पर, बैंक। बैंक कौन सी पार्टी है यहां पर? बैंक वो पार्टी है ना, बैंक वो पार्टी होगी, एक तो सेंडर का बैंक होगा और एक रिसीवर का बैंक होगा यहां पर, है ना। एक सेंडर का बैंक होगा और एक यहां पर रिसीवर का बैंक हो जाएगा, ठीक है। आईएमपीएस में एक सेंडर का बैंक होगा और एक यहां पर रिसीवर का बैंक हो जाएगा। उसके साथ साथ अब इन दोनों बैंकों के बीच में, है ना, जो सेंडर का बैंक है, रिसीवर का बैंक है, इन दोनों के बीच में यहां पर सेटलमेंट कराने के लिए, आईएमपीएस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो आएगा वो है एनपीसीआई,
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सिस्टम आएगा यहाँ पर, जिसे जिसे बोलते हैं NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। कौन आएगा? NFS आएगा, नेशनल फाइनेंशियल स्विच आएगा यहाँ पर। जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, ये यहाँ पर जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर इसके मेंबर्स होते हैं। तो ये बैंक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू दी NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर हम IMPS में ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करते हैं तो IMPS के थ्रू आप कितना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं? IMPS के थ्रू आप कितना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पर? तो IMPS में जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट दैट इज ₹5 लाख पर ट्रांजैक्शन। यहां पर जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए की है। मैक्सिमम जो लिमिट है IMPS की वो 5 लाख रुपीज की, 5 लाख रुपए की है ना। चाहे एक दिन में ट्रांसफर कर लो, चाहे सिंगल ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर कर लो, मैक्सिमम 5 लाख की ट्रांसफर कर पाओगे। उसके बाद में अगर हम किसकी यहां पर इसकी बात करते हैं, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर होता है यहाँ पर 24/7। ये जो फैसिलिटी अवेलेबल है, संडे को भी अवेलेबल है, बैंक हॉलीडेज में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। तो कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होगी, कस्टमर घर से बैठे बैठे IMPS को कंप्लीट कर सकता है यहाँ पर। अच्छा, तो एक नजर में मैं आपको यहाँ पर सबकी लिमिट बता रहा हूं यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है यहाँ से। तो ये है पहला यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। तो इनकी मिनिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले यूपीआई की बात करते हैं। यूपीआई की मिनिमम लिमिट है ₹1। यूपीआई की मिनिमम लिमिट है ₹1 और मैक्सिमम लिमिट पहले यहां पर 1 लाख रुपए थी, है ना। मैक्सिमम लिमिट पहले 1 लाख रुपए थी, लेकिन यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है यूपीआई 2.0 को, है ना। किसको? यहां पर यूपीआई 2.0 को इंट्रोड्यूस किया गया है। और जो यूपीआई 2.0 इंट्रोड्यूस हुआ है वहां पर इस लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। तो नाउ यूपीआई 2.0 में जो लिमिट है वो ₹2 लाख है, 2 लाख रुपए की है। तो ये सारे पॉइंट अपडेटेड हैं। बुक में हो सकता है अभी तक अपडेशंस ना हुए हों, क्योंकि बुक को प्रिंट जो नया एडिशन आया था उसको भी प्रिंट हुए 1-1.5 साल के आसपास हो गया है, ठीक है। तो उसमें इतनी जल्दी जल्दी अपडेशन नहीं होते, लेकिन यहाँ क्लास में जितने पॉइंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ सारे पॉइंट आपको अपडेटेड मिलेंगे, ठीक है। क्लास में अपडेटेड मिलेंगे आपके एग्जाम की कट ऑफ डेट तक के। उसके बाद में अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं, यहाँ पर जो टाइमिंग है वो 24/7 24 घंटे 7 दिन ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। IMPS की बात करते हैं, मिनिमम 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए हो जाएगा। और ये फैसिलिटी भी 24/7 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहेगी। उसके बाद में NEFT की बात करते हैं, तो NEFT में नो लिमिट, मिनिमम कोई लिमिट नहीं होती। NEFT में मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। और अगर मैं मैक्सिमम लिमिट की बात करता हूं, मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं है ना। कई बार एग्जाम में हम 2 लाख के ऊपर टिक करके आ जाते हैं कि 2 लाख यहां पर मैक्सिमम लिमिट होगी, है ना। जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी 2 लाख रुपीज होगी, 2 लाख रुपए होगी। कभी कभी हम यहां पर उसके ऊपर टिक कर देते हैं। तो भाई अगर मैक्सिमम लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है NEFT में, मिनिमम भी कोई लिमिट नहीं है ना। ये फैसिलिटी भी नाउ डेज 24/7, NEFT की फैसिलिटी भी 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है। उसके बाद में RTGS में मिनिमम लिमिट हो जाएगी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से कम RTGS नहीं कर सकते। RTGS करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। और मैक्सिमम लिमिट की बात करूं तो मैक्सिमम नो लिमिट, ये फैसिलिटी भी 24/7 आज के समय में जो RTGS की फैसिलिटी है वो भी 24/7 अवेलेबल है। एक बात ध्यान रखनी है, एक और पॉइंट बताता हूं आपको। NEFT एंड RTGS ये जो दोनों के दोनों प्रोडक्ट है ना। अगर मैं NEFT की बात करूं, RTGS की बात करूं, ये दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट है वो RBI के हैं। ये दोनों किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के प्रोडक्ट हैं। और जो आप यहां पर UPI देख रहे हैं, है ना, और आप IMPS देख रहे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट यहां पर NPCI के हैं। किसके? तो UPI एंड IMPS नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट हैं, NEFT और RTGS RBI के प्रोडक्ट हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम में कई बार परेशान कर देती है इतनी छोटी सी बातें। आगे बढ़ेंगे। एक चीज और सुनी होगी आपने, है ना, आजकल आप देखते हैं रुपे कार्ड फोकस किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना में अगर हम किसी का अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर उस कस्टमर को हम रुपे कार्ड प्रोवाइड करते हैं, है ना। कोई और कार्ड नहीं देते उसको, कौन सा देते हैं? रुपे कार्ड देते हैं यहाँ पर। तो रुपे की कहानी समझ लेते हैं यहाँ पर, है ना। रुपे की कहानी क्या है, रुपए को समझ लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले तो हमें जानना है कि इंडिया के पास में
अपना कोई भी पेमेंट गेटवे पहले नहीं था। इंडिया के पास में अपना कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं था पहले। पहले हम इसके लिए डिपेंड करते थे दूसरे कंट्रीज के ऊपर। चलिए, आई थिंक सभी को ऑडिबल होगा, आवाज आ रही होगी आप सभी को, है ना। आगे बढ़ेंगे तो रुपए की कहानी की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। रुपए की स्टोरी समझ लेते हैं। तो रुपए को समझने से पहले इंडिया के पास में अपना कोई पेमेंट गेटवे नहीं था। हम पेमेंट गेटवे के लिए दूसरे कंट्रीज, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करते थे, है ना। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर पेमेंट गेटवे की बात करोगे, इंटरनेशनल लेवल पर जो पेमेंट गेटवेज हैं उसमें आता है जैसे वीजा। वीजा एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, हमारे कंट्री का नहीं है, दूसरे कंट्री का है। उसके बाद में मास्टर कार्ड है, मेस्ट्रो कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है ना। इस तरह के कई पेमेंट गेटवेज हैं, लेकिन ये हमारे कंट्री के नहीं है, ये दूसरे देशों के हैं। प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में बैंक्स इन्हीं पेमेंट गेटवे के थ्रू यहां पर बैंकिंग सर्विसेज को डिलीवर करते थे, और इन सभी पेमेंट गेटवे के जो सर्वर हैं वो इंडिया से बाहर स्टेब्लिश थे। तो इट मीन्स इंडियन बैंक्स में कस्टमर जितनी भी ट्रांजेक्शन करेगा वो इंफॉर्मेशन इंडिया से बाहर जाएगी, है ना। और अगर इंफॉर्मेशन इंडिया से बाहर जा रही है तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, गलत यूज हो सकता है। तो उस केस में फिर यहाँ पर है ना, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि, है ना, इन चीज़ों के ऊपर रोक लगे, क्योंकि भाई प्राइवेसी वाली बात आ जाती है फिर। तो इंडिया ने अपना खुद का पेमेंट गेटवे डेवलप किया, और इंडिया का जो खुद का पेमेंट गेटवे डेवलप हुआ उसका नाम है रुपे। तो रुपे इंडिया का अपना खुद का पेमेंट गेटवे है। रुपे दो चीजों से मिलकर बना है। ये नाम कहां से आया, है ना, अगर हम इस नाम की बात करते हैं, नाम कहां से आया है, तो ये नाम दो चीजों से मिलकर बना है, रुपी एंड पेमेंट। दो चीजों से मिलकर बना है, यहां पर रुपी एंड पेमेंट से मिलकर बना है। चैट में एक लिंक दिया गया है आपको, है ना, चैट में एक लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक कर लो, है ना, उसके ऊपर क्लिक करके देख लीजिए, विजिबिलिटी आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भाई अगर हम रुपए की बात करते हैं, है ना, अगर हम किसकी, रुपए की बात करते हैं, तो रुपए दो चीजों से मिलकर बना है, रुपी एंड पेमेंट। इससे रुपी एंड जो पेमेंट है उससे यहां पर मिलकर बना है। तो रुपी का रू लिया गया और पेमेंट का पे लिया गया, रुपी का रू, पेमेंट का पे, और उससे बन गया रुपए। तो रुपए को लॉन्च करने का जो श्रेय है ना, रुपए इज ए कार्ड पेमेंट स्कीम है ना, ये कार्ड पेमेंट सिस्टम है यहां पर। तो जिसको यहां पर एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको यहां पर लॉन्च किया। अगर हम रुपए के फीचर्स की बात करते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द रुपए, बेनिफिट्स क्या हैं, क्या फायदे हैं यहां पर, तो रुपए का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है लोअर कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी। देखिए, इंडिया में जो बैंक्स हैं, इंडिया के जो बैंक्स हैं, वो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे का यूज करते थे, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, है ना, इनका यूज करते थे, इनका इस्तेमाल करते थे। तो इस केस में इन पेमेंट गेटवे की तरफ से एक हाई जो फी है वो चार्ज की जाती थी बैंक से। तो इनकी मनमानी चलेगी जब कोई और पेमेंट गेटवे नहीं है, जितनी फी मांग रहे दे रहे हैं। तो यहां पर एक कॉस्ट क्रिएट होती थी, है ना, कॉस्टिंग आती थी यहां पर बैंक की, और वो कॉस्टिंग का बर्डन कस्टमर के ऊपर जाता था। तो इस केस में यहां पर जब इंडिया का अपना खुद का पेमेंट गेटवे आ गया रुपे, तो लोअर कॉस्ट, एक तो यहां पर रुपे में बहुत कम लोअर कॉस्ट है, और अफोर्डेबिलिटी है, अफोर्ड कर पाएंगे। उसके साथ साथ कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग की फैसिलिटी भी रुपए में अवेलेबल है। यहां पर रुपए में जो कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो भी प्रोवाइड की जा रही है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है यहां पर थर्ड वाला पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंडियन कंज्यूमर। इंडियन कंज्यूमर की जो इंफॉर्मेशन है, जो इंडिया से बाहर जा रही थी ड्यू टू फॉरेन कंट्रीज पेमेंट गेटवे, अब वो इंफॉर्मेशन इंडिया से बाहर नहीं जाएगी, ये इंफॉर्मेशन अब इंडिया में ही रहेगी। जो इंडियन कंज्यूमर है उसकी इंफॉर्मेशन अब प्रोटेक्ट हो रही है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने, जो अदर पेमेंट गेटवेज हैं, वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, मेस्ट्रो कार्ड हो, सभी को बोल दिया है कि आप इंफॉर्मेशन इंडिया से बाहर नहीं भेजेंगे, आपको जो सर्वर हैं इंडिया में ही स्टेब्लिश करने हैं, इंफॉर्मेशन इंडिया में स्टोर रहनी चाहिए।
अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपना काम धंधा बंद कीजिए और जाइए, है ना। और ऐसा एप्लीकेबल भी किया गया था एक पेमेंट गेटवे के ऊपर। उस पेमेंट गेटवे को नए कंज्यूमर एड ऑन करने से मना कर दिया था आरबीआई ने कि इंडियन कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद में प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऑप्शंस अनटैप्ड एंड अनएक्सप्लोर्ड कंज्यूमर सेगमेंट। तो यहां पर रुपए की वजह से, रुपए है ना, रुपए के आने की वजह से ही यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का ऑप्शंस है, अनटैप्ड एंड अनएक्सप्लोर्ड कंज्यूमर सेगमेंट, ऐसे अनटैप्ड एरिया है जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच पाई है। ऐसे कंज्यूमर सेगमेंट है, ऐसा कंज्यूमर सेगमेंट है जहां तक बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच पाई हैं, तो उन तक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पहुंचाना, उन तक डेबिट कार्ड पहुंचाना, एटीएम कार्ड पहुंचाना, है ना, वो भी अफोर्डेबल हो, सस्ता हो यहां पर, तो रुपए की वजह से पॉसिबल हो पाया है ना। किसकी वजह से? रुपए की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। यहां पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना में इतने सारे बैंक अकाउंट ओपन किए गए हैं, है ना, इतने सारे जो बैंक अकाउंट है वो ओपन हुए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना में। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो अकाउंट होल्डर है उसको जो डेबिट कार्ड इश्यू किया गया, उसको जो कार्ड दिया गया है वो कौन सा है? रुपे कार्ड है उसके पास। उसके बाद में इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन पेमेंट चैनल एंड प्रोडक्ट। तो यहां पर एक बैंक दूसरे बैंक के साथ में, है ना, जो बैंक्स हैं वो मेंबर हैं यहां पर, है ना, वो मेंबर हैं यहां पर एनपीसीआई के। तो जो इंटर ऑपरेबिलिटी है बिटवीन पेमेंट चैनल एंड प्रोडक्ट, दैट इज काफी आसान हो गई है, काफी इजी हो गई है रुपए के आने की वजह से। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में एनपीसीआई का जो दूसरा प्रोडक्ट है, नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है, उसका नाम है भीम, है ना। अगला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है भीम। भीम का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना। इसको लॉन्च कराने का जो मेन फोकस है वो ये है यहां पर कि इसको लॉन्च करने का जो मेन फोकस है वो ये है कि जो पेमेंट है ना, उनको आसान किया जाए। एक कॉमन मैन भी, है ना, एक कॉमन मैन यहां पर, एक आम आदमी भी यहां पर जो डिजिटल पेमेंट्स है उनका उनको यूज करें, उनका एक्सेस उनके पास भी हो, यहां पर उनके लिए अफोर्डेबल हो, उनके लिए एकदम सिंपल हो, इजी हो, आसान हो, एंड जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इमीडिएट बेसिस पर कंप्लीट हो यहां पर डिजिटल फॉर्म में। तो जो भीम है, भीम ने भी एक रिवॉल्यूशन लेकर आया है, एक ये भी रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है एनपीसीआई का, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये एक एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन है जो यहाँ पर एंड्रॉयड मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाएगी और जो iOS यूजर हैं उनके मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाएगी। जो भीम का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भीम यहाँ पर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, भीम में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ पर यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर ही यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है ना। यूपीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी पर भीम काम कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भीम की वजह से पेमेंट सिंपल हुई है, इजी हुई है और क्विक पेमेंट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। भीम यूजर कैन सेंड मनी बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग डिटेल ऑफ द बेनिफिशियरी। अगर कोई भीम का यूजर है और वो फंड ट्रांसफर करना चाहता है, पैसा ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसके पास कौन कौन से मीडियम होंगे, वो कौन कौन से चीजें हैं जिससे वो फंड ट्रांसफर कर सकता है। तो यहां पर ये फंड ट्रांसफर कर सकता है किससे? वीपीए के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकता है। वीपीए का पूरा नाम होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। वीपीए का पूरा नाम है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपने आप को यूपीआई पर रजिस्टर करता है तो उसका एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्रिएट होता है और ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अगर आप सामने वाली पार्टी को बताएंगे तो उसी के बेसिस पर वो आपको फंड ट्रांसफर करेगा। तो आपको अपना अकाउंट नंबर, अपनी ब्रांच, अपनी लोकेशंस, है ना, और जो अपनी क्रेडेंशियल्स हैं उनको शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वीपीए एड्रेस ऐसा ही होता है जैसे ईमेल एड्रेस होता है ना, ऐसा ही होता है वीपीए एड्रेस। ये एकदम यूनिक होता है। अगर कोई वीपीए आपका जनरेट होता है ना, आपका कोई वीपीए जनरेट हुआ है तो ये वीपीए किसी और का जनरेट नहीं होगा, यूनिक होता है बिल्कुल, ठीक है। जब यूपीआई पर रजिस्टर करते हैं तो उसी टाइम पर जनरेट हो जाता है यहाँ पर। उसके साथ साथ यहाँ पर भीम में मोबाइल नंबर के थ्रू भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जो मोबाइल नंबर यूपीआई पर रजिस्टर्ड होगा, जो मोबाइल नंबर कहां पर? यूपीआई पर रजिस्टर्ड होगा, उसके थ्रू भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जो आधार नंबर सीडेड है बैंक अकाउंट में उसके थ्रू भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर के थ्रू भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और क्यूआर कोड को स्कैन करके भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहां पर
जो रिसीवर है उसकी तरफ से पेमेंट रिक्वेस्ट भेजकर, है ना, आपके पास में आप सेंडर हैं, सामने वाला रिसीवर है, तो वो अपने पास से एक पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा और आपके पास सेंड करेगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे, तो तुरंत फंड ट्रांसफर हो जाएगा उतना, है ना। यूपीआई पिन डालना पड़ेगा, उसके बाद फंड ट्रांसफर हो जाएगा। तो उससे भी फंड ट्रांसफर की फैसिलिटीज अवेल हो जाती है। ठीक है, तो ये है भीम एप्लीकेशंस के बारे में। अब अगर हम भीम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो भीम एप्लीकेशंस यहां पर 20 लैंग्वेज में अवेलेबल है। सबसे बड़ी खासियत इसकी 20 लैंग्वेज में अवेलेबल है ना। बहुत सारी ऐसी वर्नाकुलर लैंग्वेज भी हैं जिसमें भीम काम करता है। तो यहां पर लैंग्वेज जो बैरियर है वो हट गया है ना। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में जो लैंग्वेज बैरियर था वो यहां पर रिमूव हो गया, वो हट गया यहां पर। तो 20 लैंग्वेज में अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश के अलावा बहुत सारी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसमें भी एप्लीकेबल है। तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसी फॉर्म में आएगी यहाँ पर। एक और सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पर, है ना, एक और सबसे बड़ी खासियत है, एनपीसीआई डज नॉट चार्ज फॉर ट्रांजेक्टिंग ऑन द भीम। भीम एप्लीकेशन के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। एनपीसीआई कोई भी चार्जेस नहीं लेता यहां पर। बैंक अगर चार्ज लेना चाहे तो बैंक यहां पर चार्ज ले सकता है, लेकिन एनपीसीआई की तरफ से कोई चार्जेस यहां पर नहीं लिया जाता। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, आपके मोबाइल में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, क्या उस केस में भी हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं भीम के थ्रू? क्या उस केस में भी भीम के थ्रू पैसा भेज सकते हैं? तो आंसर होगा यस। उस केस में भी हम भीम के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पर उस केस में ये आपके मोबाइल का, है ना, ये आपके मोबाइल में *99# की जो फैसिलिटी है उसका यूज करेगा, है ना। आपके मोबाइल की जो एसएमएस सर्विस है उसका इस्तेमाल करेगा, तो *99# मोड में चला जाएगा यहां पर, है ना। इसका इस्तेमाल करते हुए विदाउट इंटरनेट भी आप भीम के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भीम यहां पर एक पेमेंट एप्लीकेशन है जो यूजर्स को इंस्टेंट बेसिस पर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। भीम कोई वॉलेट नहीं है ना। यहां पर आपका फंड यहां पर स्टोर नहीं होगा, ठीक है। या तो आपके बैंक अकाउंट में फंड जो भी पैसा है, ट्रांजेक्शन है, वो या तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। सीधा भीम के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होता है यहां पर। अगर लिमिट की बात की जाए कि भीम के थ्रू आप कितना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, कितना पैसा भेज सकते हैं, भीम की लिमिट कितनी है, तो भीम की जो लिमिट है वो यहां पर 1,00,000 रुपए की है। कितनी है? 1,00,000 रुपए की पर ट्रांजेक्शन पर डे, है ना। पर ट्रांजेक्शन पर डे यहां पर 1,00,000 रुपए की लिमिट है। पहले ये 40,000 थी, 40,000 थी, इसको बढ़ाकर अब 1,00,000 रुपए यहां पर कर दिया जाए। तो आई थिंक ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ में आया सभी को पॉइंट? एक बार कंफर्म कर दो, सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया ये सारे पॉइंट जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, है ना। आई थिंक ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा। सारे जो टॉपिक है ना, जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सो दैट, है ना, सो दैट एग्जाम में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले, सबसे ज्यादा फायदा मिले आपको। एग्जाम में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले, सबसे ज्यादा फायदा आपको मिले, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, सबसे पहले मैं कवर कर लूंगा यहां पर, है ना। आने वाली क्लासेस में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, है ना, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, और उसके साथ में यहाँ पर मॉड्यूल सी में इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉड्यूल डी के इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर से हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो कंज्यूमर बिहेवियर को हम सबसे पहले कवर करेंगे। मॉड्यूल ई एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन टॉपिक को सबसे पहले कवर करेंगे, सो दैट वो टॉपिक हमारे रेंज में सबसे पहले आ जाए, जहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आती हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, है ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है एनपीसीआई का, उसका नाम है यूपीआई, है ना। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसका नाम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पूरा नाम क्या है इसका? जो पूरा नाम है वो है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम हो जाएगा। यूपीआई को भी एनपीसीआई ने ही डेवलप किया है। यूपीआई को भी डेवलप करने का जो श्रेय है वो एनपीसीआई को ही जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ही जाता है। लेकिन यहां पर इसको जल्दी जल्दी लॉन्च करने का जो श्रेय है ना, वो एक आरबीआई के वेरी फेमस गवर्नर रहे हैं, है ना। काफी कंट्रोवर्सी भी होते हैं इनके नाम के ऊपर। उनका नाम है मिस्टर रघुराम गोविंद राजन, डॉक्टर रघुराम गोविंद राजन, है ना। उन्होंने अपनी जो पोस्ट है
है ना, उस पर रिजाइन करने से पहले, अपनी पोस्ट को छोड़ने से पहले वो यूपीआई को लॉन्च करा के गए, है ना। उन्होंने कहा कि इंडिया में अभी बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो सैटरडे और संडे को ट्रांजेक्शन नहीं हो पाती है, हॉलीडेज में ट्रांजेक्शन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बहुत सारी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो रुक जाती है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज नहीं रुकनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, है ना। चाहे सैटरडे हो, संडे हो, बैंक हॉलीडे हो, पेमेंट चलनी चाहिए यहाँ पर। तो यूपीआई का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो लॉन्च करा के गए थे, है ना। एनपीसीआई ने ही पूरे के पूरे सिस्टम को डेवलप किया। यहाँ पर जो यूपीआई है वो आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल करता है ना। आईएमपीएस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी का यूज कर रहा है यूपीआई यहाँ पर, जिसमें एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इंस्टेंट बेसिस पर फंड ट्रांसफर होता है ना। इंस्टेंट बेसिस पर फंड ट्रांसफर होता है। यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत एक और बहुत अच्छी लगी है, और वो है यहां पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ यहां पर, जब आप यूपीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, जब आप यूपीआई एप्लीकेशन में एंटर करेंगे तो उस टाइम पर भी ऑथेंटिकेट करना होगा। वहां पर एक पासकोड चाहिए यहां पर उसमें लॉगिन करने के लिए। जब तक पासकोड नहीं डालोगे एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी। और उसके बाद में जो सेकंड नंबर का है ना, जो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो है जब आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए यूपीआई पिन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूपीआई पिन की रिक्वायरमेंट होगी। और जो यूपीआई पिन है वो एक 4 to 6 डिजिट, 4 से 6 डिजिट का पासकोड होता है ना। जो यहाँ पर यूपीआई पिन है ये 4 से 6 डिजिट का पासकोड होता है यहाँ पर, है ना। अगर मैं इस पासकोड की बात करता हूँ तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ये 4 डिजिट का अवेल कराती है ना। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको यहाँ पर ये अवेलेबल रहता है 6 डिजिट का। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट मूव करेंगे भाई, है ना, आगे बढ़ेंगे। आई थिंक मैं भी विजिबल हो गया हूँ। तो यूपीआई के बारे में जान लेते हैं हम लोग, है ना, यूपीआई के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यूपीआई 4 से 6 डिजिट का पासकोड होता है, याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। और जो अपडेशन हुआ है बोल्ड में हमने कर दिया है, ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर यूपीआई 2.0, है ना। अगर मैं यूपीआई 2.0 की बात करूं, इसमें जो ट्रांजेक्शन लिमिट है नाउ इट इज ₹2 लाख, 1 लाख रुपए से बढ़ाकर इसको 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और जो यूपीआई है ना, यूपीआई में यहां पर 2 लाख रुपए तक आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। 24 घंटे 7 दिन ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, है ना। यहां पर इंस्टेंट बेसिस पर आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। एक और प्रोडक्ट है यहां पर, है ना, एक और प्रोडक्ट है उसका नाम है स्टार 99 हैश, है ना। एक और प्रोडक्ट है यहां पर जिसका नाम है स्टार 99 हैश। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है यहां पर, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। हाँ, ये जो लाइव क्लास है आपको पावर पैक जो बैच है ना, पावर पैक बैच में अवेलेबल रहेगी। जो फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, ये आपको विजिबल रहेगी। जो अभी पावर पैक रिवीजन बैच है, आप उसमें से जो भी आप एनरोलमेंट करेंगे, ठीक है, वहां पर एक क्लास अवेलेबल रहेगी। तो हर लाइव क्लास खत्म होने के बाद में विद इन 24 आवर उसका रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल हो जाता है। रिकॉर्डेड वीडियो को यू कैन वॉच एनी टाइम एनीवेयर, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। बाई चांस अगर कोई क्लास छूट जाती है तो आप उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो देखकर भी आप यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। चलो स्टार 99 हैश के बारे में जान लेते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। जो रिमेनिंग प्रोडक्ट हैं, जो बचे हुए प्रोडक्ट हैं, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, है ना। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे बीबीपीएस, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम आ जाएगा, है ना। भारत क्यूआर कोड आ जाएगा यहाँ पर, एनएसीएच नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस आ जाएगा, एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो फैसिलिटीज हैं, दीज आर ऑल्सो दी एनपीसीआई प्रोडक्ट। तो उनके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए स्टार 99 हैश की बात करते हैं। तो स्टार 99 हैश सर्विस हैज बीन लॉन्च टू टेक बैंकिंग सर्विस टू एवरी कॉमन मैन अक्रॉस द कंट्री। तो भाई हर किसी के पास में स्मार्टफोन नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, या बहुत सारे लोगों को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है।
बहुत सारे लोगों को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है, तो वो अभी भी वो कीपैड वाला फोन ही चला रहे हैं, है ना, कीपैड वाला सिंपल फोन ही है उनके पास में। वो कहते हैं हमें भी बैंकिंग सर्विस चाहिए। अगर हमारे पास में स्मार्टफोन नहीं है तो क्या हम बैंकिंग सर्विस का यूज नहीं कर सकते, है ना, उन लोगों का कहना है। तो भाई उनके लिए भी, है ना, उनको भी बोला गया है आप अपने सिंपल फोन से, आप अपने कीपैड वाले फोन से भी बैंकिंग सर्विसेज का लुफ्त उठा सकते हैं, है ना। तो एवरी कॉमन मैन अक्रॉस द कंट्री कैन यूज स्टार 999 हैश सर्विस। तो जो स्टार 999 हैश सर्विस है कैन एक्सेस इन 13 डिफरेंट लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। 13 अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है ये। तो इसमें यहां पर जब स्टार 999 हैश सर्विस पहले एक्टिवेट करानी पड़ेगी बैंक से, एक्टिवेट होने के बाद में तो यहां पर आपका जो मोबाइल है, यहां पर जब बैंकिंग सर्विसेज को एक्टिवेट करेगा, यहां पर, है ना, बैंकिंग सर्विसेज को एग्जीक्यूट करेगा तो आपके मोबाइल के एसएमएस सर्विसेज का यहां पर इस्तेमाल होता है। जो यहां पर अपर लिमिट है वो स्टार 999 हैश में वो 5000 पर ट्रांजेक्शन है। स्टार 999 हैश के थ्रू आप 5000 रुपए पर ट्रांजेक्शन सेंड कर सकते हैं, 5000 रुपए भेज सकते हैं, क्योंकि यहां पर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बहुत वीक होता है, कमजोर होता है, तो हैक होने के चांसेस रहते हैं यहां पर, है ना, यहां पर उसके हैक होने के चांसेस रहते हैं, तो लिमिट कम करके रखी हुई। ट्राई कहता है, ट्राई कौन है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई कौन है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज सेट ए मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 0.5% पर ट्रांजेक्शन, कि अगर आप स्टार 999 हैश सर्विस का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, जो यहां पर नेटवर्क प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कि पर ट्रांजेक्शन आप जो चार्जेस ले सकते हैं वो 50 पैसा ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा चार्जेस नहीं देंगे आप। और ये फैसिलिटी भी 24/7 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है। हॉलीडेज हो या बैंक हॉलीडे हो, सैटरडे हो या संडे हो, बड़े आराम से इस सर्विस का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, यहां से डिस्कस करेंगे हम, यहां से आगे के टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो, कल डिस्कस करेंगे। आप में से जो है ना, आप में से जो भी यहां पर क्लास नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 इसका देखना चाहते हैं, तो भाई इसके लिए आपको अनरोलमेंट करना होगा। जो अभी पावर पैक रिवीजन बैच है पीपीबी, एएफबी और एलआरबी के लिए अवेलेबल है, उसमें आपको अनरोलमेंट करना होगा। उसमें अगर आप अनरोलमेंट करेंगे तो इसका लेक्चर नंबर 2 आपको अड्डा 24/7 अकाउंट में विजिबल रहेगा, वहां पर, है ना, आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, है ना। पहली जो क्लास है वो फ्री में रहती है, जो फर्स्ट क्लास है, पहली जो क्लास है वो फ्री में अवेलेबल रहती है सभी के लिए, तो वो तो आप सभी को अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पर, है ना, वो तो सभी को विजिबल हो जाएगी। लेकिन जो लेक्चर नंबर 2 है वो आपका अड्डा 24/7 अकाउंट में ही दिखाई देगा। ये बैच है जिसका नाम है जीआईबी पावर पैक रिवीजन बैच पीपीबी, एएफबी, एलआरबी, है ना। 81% का डिस्काउंट चल रहा है इसके ऊपर। इसका लिंक आपको फेसबुक पर, टेलीग्राम में, आप अपना चैट देखेंगे, चैट में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके एनरोलमेंट कर सकते हैं। और डिस्काउंट कोड रहेगा यहाँ पर Y195। लास्ट चांस है, आखिरी मौका है, लास्ट डे है इस बैच में एनरोलमेंट करने का। 81% का डिस्काउंट पाने के लिए, है ना, जो कूपन कोड है, डिस्काउंट कोड है, अपने पास नोट करके रख लीजिए। Y195 का इस्तेमाल करना है, इसका यूज करना है। कैसे एनरोलमेंट करेंगे, एनरोलमेंट करने का प्रोसेस भी एकदम सिंपल है। आप विजिट करें adda247.com पर, या जो लिंक आपको दिया गया है उस लिंक के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर लिंक क्लिक कर लीजिए। जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है, जो लिंक आपको दिया गया है उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए आप, है ना। उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली एनरोलमेंट कर सकते हैं, है ना। उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली एनरोलमेंट कर सकते हैं, या डिस्काउंट कोड भी वहां पर मिल जाएगा। या इस वीडियो का पिन कमेंट चेक करें, इस वीडियो का अगर आप पिन कमेंट चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, वहां पर भी ये जो अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको एग्जाम कैटेगरीज में जीआईबी सीआईबी के ऊपर क्लिक करना है। एग्जाम कैटेगरी में जैसे ही हम जीआईबी सीआईबी के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में फर्स्ट नंबर पे है जीआईबी नवंबर दिसंबर 2022 बाइलिंगुअल, यहां पर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, है ना, जैसे ही हम यहां पर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में हमें यहां पर व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको सिंगल बैच चाहिए, पीपीबी का, एलआरबी का रिवीजन बैच है, एएफबी का रिवीजन बैच है, पीपीबी का रिवीजन बैच है, सिंगल बैच है। और अगर आपको तीनों बैच चाहिए यहाँ पर, है ना, अगर यहाँ पर तीनों में चाहिए यहाँ पर, तो उस केस में पीपीबी, एएफबी, एलआरबी, है ना, ये तीनों का कंबाइन है, तीनों का कॉम्बो है, और बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, 799 रुपए में मिल जाएगा। आज ये बैच आपको 799 रुपए में मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड
कूपन कोड Y195 यूज़ करने पर। लाइव क्लासेस मिलेंगी पीपीबी, एफबी, एलआरबी की। यहाँ पर प्राइस है 3999, प्राइस के नीचे है वी ऑफर, वी ऑफर के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में डिस्काउंट कोड आपको टाइप करना है Y195 और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि जो कूपन कोड है, डिस्काउंट कोड है आपका अप्लाई हो चुका है। डिस्काउंट कोड आपने यहाँ पर टाइप किया Y195, ये आपने टाइप किया, अप्लाई के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको डिस्काउंट मिल रहा है 3199, 799 रुपये में। तीनों पेपर का तीनों की बात करूं, तीनों पेपर पीपीबी हो, एएफबी हो या एलआरबी हो, तीनों पेपर का रिवीजन हो जाएगा आपको 799 रुपये में। तो अगर आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन के थ्रू एनरोलमेंट कर रहे हैं तो वहां पर कॉइन्स के ऊपर टिक कर लीजिएगा, तो टोटल आपका 81% का डिस्काउंट विजिबल हो जाएगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालें, पेमेंट सेलेक्ट करें, पेमेंट करके एनरोलमेंट कर लें। कल से आपको लेक्चर नंबर 2 की जो क्लासेस हैं वो उन्हीं को विजिबल रहेंगी जिन्होंने अपना एनरोलमेंट कंप्लीट किया है। अगर आपने इस बैच में अपना एनरोलमेंट कंप्लीट नहीं किया है तो लेक्चर नंबर 2 आपको विजिबल नहीं रहेगा, ठीक है, फिर वो आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए फिर, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी है ना, कोई पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और उसके बाद में पेमेंट में इशू आ रहा है तो आप अगेन ट्राई कर लीजिएगा, दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, है ना, अगेन आप दोबारा से ट्राई कर लीजिएगा, पेमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग।